SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। बहुत नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो मैं समझता हूँ कि अब तक मेरे जितने भी लेक्चर आए हैं उन सब में से ज़्यादा अहम है। ये अहम क्यों है? क्योंकि आज का मेरा लेक्चर है फैमिली कोर्ट में शहादत से मुतल्लिक कि गवाह जो है फैमिली कोर्ट में शहादत कैसे देगा और किन सवालों का जवाब उसको कैसे देना चाहिए और किन सवालों की उसकी तैयारी क्या होनी चाहिए, और फैमिली कोर्ट में शहादत से मुतल्लिक जो कवानीन हैं वो भी मैं आज आप लोगों को जो है वो बयान करूँगा। और ये अहम क्यों है? उसकी वजह ये है कि फैमिली मुकदमे में 3 मराहल जो सबसे अहम होते हैं। एक होती है ड्राफ्टिंग, जब दावा तैयार होता है या जवाब दावा होता है। दूसरी होती है एविडेंस। तीसरे होते हैं फाइनल आर्गूमेंट्स या बाकी मुकदमा चलता है। तो ये 3 बाकी चीज़ें जो हैं वो वकील साहबान खुद करते हैं। ड्राफ्टिंग भी वकील साहबान तैयार करते हैं और फाइनल आर्गूमेंट्स भी वो करते हैं। बाकी मुकदमे के दौरान जो कार्रवाई होती है, तमाम कुछ दरखास्तें आ गई, जवाब आ गया, बहस होगी, सब वकील साहबान करते हैं। एविडेंस एक वाहद ऐसी चीज़ है जिसमें आम लोग जो हैं मैदान में खुद उनको उतरना पड़ता है और उनको सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ये सबसे अहम मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब से पहले मेरे जितने लेक्चर्स हैं वो मुख्तलिफ कवानीन के बारे में थे, मुख्तलिफ केसेस के बारे में थे। लेकिन शहादत वाहद चीज़ है जिसमें गवाह को खुद मैदान में उतरना पड़ता है। गवाह सादा लोग होते हैं, आम घरों के होते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी नहीं होती इन चीज़ों की, लिहाजा वो खुद जब शहादत में आते हैं उन पर जब जरा होती है, एक तो उन पर अदालत का प्रेशर होता है, कोर्ट का, कि वे ऐसी जगह खड़े हैं। दूसरा, मुखालिफ वकील जो वकला हज़रात होते हैं अपने काम के एक्सपर्ट होते हैं, क्रॉस के ख़ास तौर पे। तो ये सब चीज़ें जो हैं आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोज़ मिलती रहें। मैं एक बात बताऊं कि शहादत कितनी अहम चीज़ है। एक तो ये ट्रायल में होती है, यानी हमारे 4 अदालती सिस्टम हैं। एक फैमिली कोर्ट है, उसके ऊपर अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। 4 अदालतें हैं मुख्तलिफ, एक से ऊपर एक। लेकिन एविडेंस सिर्फ एक कोर्ट में होती है, एक बार होनी होती है, और वो है ट्रायल कोर्ट, फैमिली कोर्ट। अच्छा, मैं इसलिए कहता हूं कि अक्सर लोग जो है ना वो ट्रायल कोर्ट में नॉर्मल वकील कोई कर लेते हैं, और जब वो उनके खिलाफ कोई फैसला आता है या मुश्किल आती है तो फिर वो आला अदालतों में जो है वो अपनी ज़्यादा महारत रखने वाले या महंगी फीस वाले वकील करते हैं। तो ट्रायल कोर्ट में उनको अच्छा वकील हमेशा करना चाहिए, जो उनकी नज़र में इस काम का बेहतरीन वकील है, कोई भी हो जो उनकी नज़र में हो उसको करें। उसकी वजह यह है कि अगर आपका ट्रायल ठीक हो गया तो ऊपर आप मार नहीं खाते, क्योंकि यही एविडेंस है, एविडेंस ही होती है जो केस को बिगाड़ती है, केस को संवारती है। कई केस होते हैं जो शहादत में आने से पहले मजबूत होते हैं लेकिन शहादतों के बाद कमज़ोर हो जाते हैं। कई केस होते हैं जो शहादतों से पहले कमज़ोर होते हैं और शहादतों के बाद मजबूत हो जाते हैं। यही शहादतें सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं, दोबारा शहादत कोई नहीं होती। यानी ऊपर जो अदालतें जितने भी हैं उन्होंने इसी रिकॉर्ड को देखना होता है। तो इससे आप इसकी अहमियत का अंदाजा लगा लें कि ये जो आपके 1 डेढ़ 2 घंटे होते हैं जिसमें आप जरा आप पे होती है, ये कितने अहम होते हैं और कितना आपके फ्यूचर पर असरअंदाज होते हैं। तो ये जो चीज़ है ये बुनियादी है और जिसको आप लोगों ने ज़हन में रखना है। अच्छा, अब मैं जो है आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मुतल्लका कवानीन क्या है शहादत से मुतल्लिक फैमिली कोर्ट की, और उसके बाद फिर मैं आऊँगा जो असल चीज़ होगी
कि आपने शहादत देनी कैसे है, किस सवाल का जवाब कैसे देना है, किस सवाल से कैसे बचना है और किस तरह आप अपने आप को अब अच्छी शहादत देने के काबिल बना सकते हैं। सबसे पहले तो जब फैमिली को मुकदमा दायर होता है ना, उसमें गवाह होते हैं, एक शेड्यूल गवाहान होता है फॉर्म एक, उसमें हम गवाह लिख के देते हैं कोर्ट को मुकदमे के साथ कि हमारे ये गवाह होंगे। वो जवाब दावे के साथ भी होते हैं, जवाब दावे के साथ भी होते हैं, यानी मुद्दई भी देगा, मुद्दले भी देगा। गवाह आप कोशिश करें ऐसे रखें, अगर हकमैर का केस है तो फिर कोशिश करें कि निकाह के गवाह हों, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। या करीबी गवाह भी आप दे सकते हैं, जो जैसे आपके भाई हैं, लड़की के वालिद हैं या कज़न हैं, क्योंकि जो दीगर मुकदमात है वहाँ पर फैमिली का गवाह अच्छा गवाह नहीं होता, लेकिन फैमिली मुकदमात में फैमिली का गवाह ही बेहतरीन होता है, क्योंकि हमसाए या दोस्त जो घर के हालात हैं वो इतने नहीं जानते होते अच्छे जितने फैमिली का गवाह जानता होता है। इसलिए गवाह की लिस्ट जो देते वक्त ये ख्याल रखें। दूसरा, लिस्ट में कोशिश करें एक दो गवाह ज़्यादा हो जाएं, यानी कि कल को एक दो गवाह आपके कम भी हों तो बाकी गवाह अवेलेबल हों, क्योंकि बाद मसला अगर गवाह नहीं होंगे, आपने गवाह बदलना होगा, फिर आपको मसला बनेगा, फिर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो कोशिश करें कि 3-4 जो गवाह लिखवाएं वो लिखवाएं जो काबिल भरोसा हों और अवेलेबल हों, ताकि मौके पे आप एक दो गवाह को गिव अप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन ये है कि शेड्यूल में आपकी कमी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद जो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट सेक्शन 64 है, उसका सेक्शन 11 है जो शहादतों से मुतल्लिक है। फैमिली मुकदमे में कोई भी मुकदमा हो, फैमिली के 10 मुकदमात का अख्तियार फैमिली कोर्ट को होता है, वो शेड्यूल में दिया गया है, वो मेरे पहले लेक्चर्स में आप सुन चुके होंगे, देख चुके होंगे। अच्छा, अब दफ़ा 11 ये कहती है कि जब अदालत इशू फ्रेम कर देगी, एक तो लिस्ट होगी ना जो आप दावे के साथ लगाएंगे, जवाब दावे के साथ लगाएंगे, वो हो गए आपके अपने गवाह जो आपने खुद पेश करने हैं। एक गवाह होते हैं, बाज़ दफ़ा आपने तलबीदा गवाह पेश करने होते हैं, तो आप चाहते हैं आप जैसे कि कोई इकरारनामा लिखा गया है किसी प्रॉपर्टी के बारे में, हकमैर के बारे में, शराइत के बारे में, तो फिर उसमें आप स्टाम्प फरोश जो है उसको भी पेश करा सकते हैं, अर्ज़ नवीस है उसको भी पेश करा सकते हैं। इसी तरह कोई दीगर गवाह जो कि आपके कंट्रोल में ना हो, पटवारी हजरात को पेश कराना हो, या कोई दुकानदार पेश कराना हो सामान जहेज वगैरह में, या कोई मेडिकल ऑफिसर पेश कराना हो, तो वो तलबीदा गवाह उसको कहते हैं कि जो आपके कहने पर नहीं आएंगे या वो आज़ाद गवाह आपके नहीं है, तो वो उनको कोर्ट बुलवाए, तो उसकी लिस्ट देना ज़रूरी है 3 दिन के अंदर, जब तहकीकात वज़ा हो जाए। उसके बाद सेक्शन 11 ही ये कहता है कि शहादत तो डायरेक्ट होती है आमतौर पर, जैसे सिविल केसेस में होती है, बयान रिकॉर्ड होगा, लेकिन कोर्ट को ये इख्तियार है कि कोर्ट इजाज़त दे सकती है कि बदरिया बयान हल्फी शहादत दे सकते हैं पार्टीज़। और ये पार्टीज़ के लिए बेहतर इसलिए होता है कि बयान हल्फी फिर वकील साहबान खुद तैयार करते हैं और सिग्नेचर करवा लेते हैं, फिर उनका बयान हो जाता है कि ये मेरी हिदायत पर ही बयान हल्फी लिखा गया है। तो इस तरह वो जो बयान इन चीफ में जो प्रॉब्लम आ सकती होती है ना गवाहों को, उससे आप लोग बच सकते होते हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, इसी कानून में जो अमेंडमेंट हुई है 2015 में बड़ी खास, कि अब वीडियो लिंक के जरिए भी बयान रिकॉर्ड हो सकता है। कोई बंदा जो है, जैसे मुल्तान में केस चल रहा है और कोई आदमी जो है उस मुकदमे में फरीक जो है वो कराची में है, लड़की मुल्तान की, उसने मुल्तान में केस कर दिया, वो कराची है, उसको कराची से आना पड़ता है अपनी दिहाड़ियाँ तोड़कर या इतनी सफ़र करके, तो वो वीडियो लिंक पर भी इख्तियार है बयान रिकॉर्ड कराने का। ख़ास तौर पर जो बैरून मुल्क लोग बैठे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान में आए बगैर वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करा सकते हैं। इसका मेरे अलग से भी एक लेक्चर जो है वो आ चुका है। अच्छा, फिर दफ़ा 18 है इसी कानून की, 1964 एक्ट की, वो ये कहती है कि खातून जो है पर्दानिशी लेडी मुख्तार ख़ास के ज़रिए अपना मुकदमा लड़ सकती है, ये उसको अख्तियार दिया गया है, ये दफ़ा 18 के तहत अख्तियार हासिल है। अच्छा, फिर दफ़ा 16 जो है वो तौहीन अदालत से मुतल्लिक़ है, गवाह से नाशाइस्ता सवाल नहीं हो सकता और ना ही गवाह की तौहीन की जा सकती है, और अदालत को इसके तहत तौहीन अदालत का अख्तियार हासिल है दफ़ा 16 के तहत। और इस तरह दफ़ा 15 है, उसके तहत अदालत को अख्तियार हासिल है कि अदालत समझे कि कोई गवाह मुकदमे के लिए ज़रूरी है, चाहे वो लिस्ट में भी नहीं है, चाहे वो तरबीदा भी नहीं है, तो और लेकिन मुकदमे के फैसले के लिए अदालत की नज़र में ज़रूरी है उसकी शहादत आना, तो अदालत जो है इस दफ़ा के तहत उस किसी भी गवाह को तलब कर सकती है जो उसकी नज़र में ज़रूरी गवाह हो। तो ये हैं वो कवानीन जो मैंने आपको बताए हैं। अब आ जाते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ इस लेक्चर के, कि गवाही कैसे देनी चाहिए। अच्छा, आपने सबसे पहले तो मैंने बताया कि वकील वो करें जो कि फैमिली केस से एक्सपर्ट हो, ठीक है, उससे आपको आसानी रहेगी, वो आपको बुनियाद आपकी ठीक करेगा। दूसरा, जो दावा या बयान हल्फी है आपका, या जवाब दावा या बयान हल्फी है, उसको अच्छी तरह पढ़ें आप, ताकि आपको पता लगे, शहादत से पहले पढ़ लें ताकि आपको पता लगे कि आपका मौक़िफ़ मुकदमे में क्या है, किस बाबत आपका क्या मौक़िफ़ लिखा हुआ है, क्योंकि जो एविडेंस है ना वो प्लीडिंग की बेस पर ही होती है, तो आप प्लीडिंग से बाहर नहीं जा सकते। उसको अच्छी तरह पढ़ लें, समझ लें, और फिर जो वकील साहब आने वो उनको भी चाहिए कि वो तैयारी करवाएं आप गवाहों की,
मुमकिन सवालात की बाबत के आपका ये मौक़िफ़ है और आप पर ये सवाल हो सकते हैं, या एक पहले प्रैक्टिस कर ली जाए गवाह को क्वेश्चन करके कि आप बताएं आपकी शादी कब हुई थी और कब आपको घर से निकाला आपके शोहर ने, या हक महर कितना था, कितना अदा हुआ, कितना नहीं हुआ। तो इस तरह की जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो आप किन मुकदमात में शहादत देने आए हैं, क्योंकि फैमिली मुकदमा ऐसा मुकदमा होता है कि एक ही मुकदमे में 3-4 मुख्तलिफ क्लेम होते हैं। खर्चा नफके का भी केस हो सकता है, हक महर का भी हो सकता है, और दीगर जो केसेस हैं गार्डियनशिप का लगा लें आप, और आज़ादा हुकूक ज़नशोई का केस लगा लें, और तनसीख निकाह हो सकता है। इसके अलावा मतलब मुख्तलिफ क्लेम एक ही दावे में हो सकते हैं। तो आपको बाद में सारे कंसोलिडेट हो जाते हैं, यानी अगर मुकदमात मुद्दला के हों या मुद्दइया के जो भी हों, तो अदालत अक्सर कंसोलिडेट कर देती है, उसको इकट्ठा करके इशू फ्रेम कर देती है। तो आपको इल्म होना चाहिए कि आप किन मुकदमा में शहादत देने आए हैं, क्योंकि मुखालिफ जो पार्टी की तरफ से आपको क्वेश्चन हो सकता है कि आप किन मुकदमा में शहादत देने आए हैं। तो आपको इल्म होना चाहिए कि आप किन किन मुकदमात में शहादत देने आए हैं और उनमें आपका क्या मौक़िफ़ है। फिर यह भी सवाल हो सकता है कि बयान हल्फी किसने लिखवाया था। तो आपको इल्म में होना चाहिए कि आपने बताना है कि आप ही की हिदायत पर यह बयान हल्फी लिखा गया और आपने इसको पढ़ कर दस्तखत किए थे। ठीक है, ये हो गई बुनियादी चीज़। अच्छा, फिर सवाल समझ कर अपोनेंट कौंसल जो होंगे उनका सवाल को समझ कर जवाब देना है। बिल्कुल परेशान नहीं होना, रिलैक्स होकर खड़े होना है, और वो जो क्वेश्चन करे उसको समझ कर जवाब देना है, जल्दबाजी नहीं करनी। यानी अगर कोई क्वेश्चन में अबहम है तो आपने गलत जवाब देने के बजाय आप उनसे दोबारा सवाल की वजाहत मांग सकते हैं। ठीक है, तो वो सवाल क्लियर समझ के, साफ समझ के फिर आपने रिप्लाई करना है, और जवाब थोड़ा ऊंची आवाज में देना है और वाज़े एतमाद के साथ देना है। गोलमोल बात नहीं करनी, जो भी आपका जवाब हो वाज़े होना चाहिए। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरा, मुखालिफ पार्टी की तरफ से आप गवाह को अक्सर गुस्सा दिलाने की कोशिश की जाती है दूसरी तरफ से शहादत के दौरान, ताकि वो गुस्से में जब कोई गवाह आ जाता है तो फिर वो ज़ाहिर है गुस्से में इंसान की अकल को काम नहीं करती, फिर गुस्से में इंसान बाज़ दफ़ा गलत जवाब भी दे देता है। तो आपने कूल रहना है, गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है। जो भी दूसरी तरफ से क्वेश्चन आपको पुट हो और आपकी जैसे कोई खातून से कहे कि जी आप गालियाँ निकालती थी शोहर को, या बदतमीज़ी करती थी, या आप अक्सर रूठ के चली जाती थी, या फ़ोन पे किससे बातें करती थी, तो गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप कहें जी गलत है, यानी ये ज़हन में रख लें कि एक लाइन बोलेंगे ये जो बात है गलत है, जो आपकी नज़र में जो भी बात गलत हो उसको आप गलत कह देंगे तो काफ़ी है, तो आपका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आप अगर आप गुस्से में आ जाएगा और फिर आप बोलते चले गए तो उस तेज़ी से बोलने में, ज़्यादा बोलने से आप कुछ गलत चीज़ें भी बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। अच्छा, फिर इसमें कोई सवाल अगर होता है जिसमें ज़्यादा आपको याद नहीं वो चीज़, वो पूछते हैं, कोई डेट पूछ लेते हैं किसी बात की, तो आपके ज़हन में वो नई चीज़ आ रही, तो उस पर 1 घंटा सोचने की बजाय ना सिंपल आप कहें कि याद नहीं है। इससे आपकी बचत फिर भी होती है, बजाय इसके कि गलत आप जवाब दे दें। ठीक है, तो एक तो ये ज़हन में रखना है कि ज़्यादा देर नहीं सोचना और सिंपल ये कह देना है कि याद नहीं है, और जो बात गलत हो आपको पुट हो उसको कह देना है कि गलत है। इसी तरह जब खातून का हक में उसका खर्चा नफके का मुकदमा होगा तो उसमें बच्चे की अपनी जो अखराजात हैं वो ज़्यादा बताने हैं, यानी ये जो आपके जो हो सकते हों अखराजात, जो भी जैसे खुराक है, लिबास है, मेडिकल है, बच्चे हैं तो उनकी एजुकेशन है, उनमें सब चीज़ें शामिल हैं। जो नई तारीफ है खर्चा नफके की, घर का किराया वगैरह है, तो सारा वो बताया जा सकता है। और फिर शोहर की इनकम भी अच्छी बतानी चाहिए कि वो, इसी तरह जहेज़ है तो फिर वालिदैन की इनकम अच्छी बतानी चाहिए कि वालिदैन जो थे वो इतना जहेज़ दे सकते थे, इस पोजीशन में थे कि उतना जहेज़ देते। इसी तरह अगर मुद्दला की तरफ से हैं तो फिर आपने अपनी इनकम जो है वो ज़्यादा नहीं बतानी, जो आपकी इनकम है एक्चुअल वही आप बता सकते हैं। और आपको ये नहीं पता होना चाहिए कि आपका क्या केस है, जो आपका मौक़िफ़ हो, मतलब आपने उसी की तायीद करनी है जो आपका दावे या जवाब दावे मौक़िफ़ है, उसी पे आपने रहना है, उसी को आपने फॉलो करना है, उसको अच्छी तरह पढ़ के फिर आपने जो है शहादत देनी है। तो ये जो बुनियादी चीज़ें थीं जो कि मेरी नज़र में आपको बतानी ज़रूरी थी। और शहादत में बाकी बुनियादी चीज़ ये है कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ना अदालत के का माहौल को प्रेशर लेना है उसका, और रिलैक्स होके जो है आपने रिप्लाई देना है और समझ कर देना है। तो बाकी आपके जब केस आपको मुकम्मल पता होगा फिर आपको सवाल भी समझ आएंगे, उनका क्या जवाब देना है आपको यही पता होगा।
उम्मीद है मेरा आज का लेक्चर भी आप लोगों को पसंद आया होगा। किसी भी कानूनी मसले की सूरत में आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर जाकर जो है मशवरा कर सकते हैं 1000 फीस अदा करके। और कोई किसी भी पॉइंट पर आपको केसला चाहिए हो अपनी फेवर में, वो भी आप हमसे ले सकते हैं। एसएनएल एसोसिएट्स की सर्विसेज 49 शहरों में है पाकिस्तान के, और मेरे पैनल पे फैमिली केस एक्सपर्ट लाए होते हैं हर शहर में। इसके बावजूद केस की ड्राफ्टिंग मैं खुद तैयार करता हूँ, जरा के सवाल लिखकर भेजता हूँ और फाइनल बहस करने के लिए मैं खुद आता हूँ। कोशिश करते हैं क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विसेज दें, क्लाइंट का प्रॉपर एग्रीमेंट हमारे साथ होता है, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि जो फैमिली मुकदमात और प्रॉपर्टी के मुकदमात हैं उनमें बेहतरीन सर्विसेज दी जाएँ। आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका बहुत शुक्रिया।